हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया, एकदम झकास। ओके, चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की बात। कल की क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में शुरू किया था एक नया चैप्टर, और मैंने आप लोगों के साथ में शुरू किया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और मैंने आपको बताया था कि सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल दोनों के लेवल पे ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो चैप्टर है, ये सुपर 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 इंपॉर्टेंट है। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आप लोगों को इस चैप्टर को बहुत गहराई से, बहुत ध्यान से सुनना है। दूसरी बात, मैंने आपको यह भी बताया था कि सीए फाइनल में जितनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसका करीब 80-90% मैं आपको यहीं पे इंटरमीडिएट में ही पढ़ाऊंगा। मतलब जितनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सीए फाइनल तक के कोर्स में है, उसमें से 80% 90% तक मैं आपको यहीं पर, इसी लेवल पर इंटरमीडिएट में ही आपको पढ़ाकर भेजूंगा, ताकि जब आप लोग सीए फाइनल में आए तो आप लोगों को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सबसे टफ नहीं, सबसे इजी टॉपिक के रूप में ही याद रहे। ठीक है, तो ध्यान रखना, जितनी भी पढ़ाई और जितनी भी मेहनत आप लोग कर रहे हो, वो सारी की सारी मेहनत आपके न सिर्फ सीए इंटरमीडिएट में काम में आएगी, बल्कि सीए फाइनल में भी बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। तो आप लोग तैयार हैं? कितने तैयार हो? कितने? बहुत ज्यादा। अच्छा, तो आप सब लोग बहुत ज्यादा तैयार हैं, तो चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं अपनी बात। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने का एक तरीका है, जिसमें हम बनाए गए पूरे के पूरे माल को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू कर देते हैं। मतलब हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बता दिया कि भाई एक यूनिट को बनाने में 10 रुपए लगने चाहिए। आज अगर मैंने 1000 यूनिट बनाए तो मैं अपने रजिस्टर में, अपनी बुक्स में 1000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से 10,000 की कीमत पे बुक कर लेता हूं। लेकिन अब एक्चुअल कॉस्ट 10,000 से ज्यादा भी हो सकती है और 10,000 से कम भी हो सकती है। तो एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट वेरिएंस। और उस कॉस्ट वेरिएंस को हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं कहां से? कॉस्टिंग P&L अकाउंट से। तो बेटा, जो हमारा कॉस्ट वेरिएंस है, उस कॉस्ट वेरिएंस को हम लोग अपने कॉस्टिंग P&L अकाउंट से राइट ऑफ कर देते हैं। बोलो ओके और नॉट ओके? ओके, क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, कल मैंने आप लोगों को 3 शब्द सिखाए थे। मैंने आपको बताया था, क्या मैंने आपको सिखाए थे? मैंने आप लोगों को सिखाया था बजटेड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, अब ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था हमारे 3 डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, एक होता है बजटिंग डिपार्टमेंट, और तीसरा होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपको सिर्फ यह बताता है कि एक यूनिट को बनाने में कितना पैसा लगना चाहिए। इसका मतलब यह ध्यान रखना, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कभी भी आपको एक्चुअल कॉस्ट नहीं निकाल के बताता, कभी भी आपको टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल के नहीं बताता। जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो आपको यह बताता है एक यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए। यह कौन बताता है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब सुनो, बजटिंग डिपार्टमेंट जो है वो प्लान्स बनाता है, टारगेट्स बनाता है, और टारगेट्स के अकॉर्डिंग ही अपने लिए पैसे अरेंज करके रखता है। बोलो हां कि ना? हां। अब सुनो, बजटिंग डिपार्टमेंट ने प्लान बनाया कि अपन 1500 यूनिट बनाएंगे। सुन रहे हो? बजटिंग डिपार्टमेंट ने प्लान बनाया कि हम 1500 यूनिट बनाएंगे। अब उनको पता है एक यूनिट बनाने में 10 रुपए लगते हैं, तो बजटिंग डिपार्टमेंट को यह पता है कि टोटल 15,000 रुपए खर्च होने। अरे समझ रहे हो क्या? टोटल 15,000 रुपए खर्च होने। तो ये कितने पैसे अरेंज करके रखेंगे? 15,000। ये बजटिंग डिपार्टमेंट 15,000 का कैश रखेगा ताकि इसको खर्चे करने में कोई दिक्कत ना आए। इसका काम सिर्फ क्या है? प्लान करना, टारगेट्स बनाना, और टारगेट्स के अकॉर्डिंग अपने लिए पैसों का अरेंजमेंट करना। दैट्स कॉल्ड बजटिंग। लेकिन सुनो, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है? जो माल बना रहा है उसकी कॉस्ट निकालना। तो जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है ये अपना प्रोडक्शन अकाउंट बनाता है। जितना भी एक्चुअल खर्चा लगा वो यहां पे रिकॉर्ड कर देता है। प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश, प्रोडक्शन किया टू कैश 11,000 रुपए। अब
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहती है कि आपने जो भी माल बनाया, मान लो आपने 1000 यूनिट बनाए, अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट निकालने का तरीका, वो भी स्टैंडर्ड पे, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहती है आपने जितना भी माल एक्चुअली बनाया उस माल को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू कर लो। अब भाई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मुताबिक 1 यूनिट बनाने में 10 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए, तो 1000 यूनिट की कॉस्ट 10,000 मान लो, 10,000 मान लो, वैल्यू कर दो 10,000 पे। और एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है ये कॉस्ट वेरिएंस है, ये एबनॉर्मल लॉस है या ये एबनॉर्मल गेन है, और आप इसे P&L से राइट ऑफ कर दो। अरे समझ रहे हो क्या? समझ में आ रही बात? अब मेरी बात को सुनना, मैं इस चैप्टर में आपको ये वेरिएंस निकालना सिखाऊंगा। मैं आपको इस पूरे चैप्टर में सिर्फ वेरिएंस निकालना सिखाऊंगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? बच्चे बोलते सर इसमें क्या सीखना है, सर इसमें क्या सीखना है, अगला चैप्टर शुरू करो, सीख गए वेरिएंस निकालना, इसमें क्या सीखना है? अब मैं आपको बताऊं कि आपने यहां तो देख लिया कि जितना भी माल आप बनाओगे उसे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू करोगे, और एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका कॉस्ट वेरिएंस है, जिसे आप उठाकर P&L से राइट ऑफ कर दोगे। तो सर ये 1000 का वेरिएंस निकालना तो हमें आ गया, हमें इसमें सीखना क्या है? सीखना यह है कि बेटा 10 रुपए में बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे मटेरियल भी होगा, लेबर भी होगा, वेरिएबल ओवरहेड भी होगा, फिक्स्ड ओवरहेड भी होगा। तो आपको यह तो समझना पड़ेगा ना कि ये 1000 का नुकसान हुआ कौन सी चीज में है, या फिर ये जो 1000 का कॉस्ट वेरिएंस है, ये जो 1000 का नुकसान है, इस नुकसान में मटेरियल का नुकसान कितना है, लेबर का नुकसान कितना है, वेरिएबल ओवरहेड का नुकसान कितना है, फिक्स्ड ओवरहेड का नुकसान कितना है, वो भी तो देखना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो नुकसान भी आपको देखना है, और बेटा वो नुकसान भी देखना है तो आपको यहां पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि 1000 कैसे निकलेगा, प्रॉब्लम ये है कि इसमें मटेरियल कितना, लेबर कितना, वेरिएबल ओवरहेड कितना, फिक्स्ड ओवरहेड कितना, ये कैसे कैलकुलेट होता है ये सिखाऊंगा मैं। नहीं आ रहा समझ में? मतलब मैं तुम्हें 1000 के टुकड़े सिखाऊंगा कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं, मैं ये तुमको यहां पर सिखाने वाला हूं। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इस पूरे चैप्टर में मैं तुम्हें क्या सिखाने वाला हूं? कॉस्ट वेरिएंस निकालने का तरीका। और ये कॉस्ट वेरिएंस जैसा मैंने यहां पे लिखा है बिल्कुल वैसे ही निकलता है, ठीक है? एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट दोनों के बीच का डिफरेंस। अब कुछ और बात, अभी अपन थोड़ा रास्ते से इधर आ गए, अब जरा वापस चलते हैं। अब मेरी बात को सुनना, मैंने कल आपको 3 शब्द सिखाए थे, बजटेड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट। सुनना, एक्चुअल कॉस्ट मतलब वो खर्चा जो आपकी जेब से लगा है एक्चुअल में, आपकी जेब से एक्चुअली 11,000 रुपए लगे हैं, ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट है। क्लियर बात? अब सुनो दूसरी बात, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? आपने जो एक्चुअल प्रोडक्शन किया उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल के बताओ, दैट इज कॉल्ड टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। नहीं आ रहा समझ में? आप एक बात बताओ, आप जितना भी माल एक्चुअली बनाओगे उसे वैल्यू किस पर करोगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर। तो एक्चुअल आउटपुट की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? एक्चुअल आउटपुट जो आपने 1000 यूनिट बनाए उनकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? दैट इज कॉल्ड टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। अरे समझ में आ रहा है क्या? हमें सिर्फ इन 2 चीजों से मतलब है, एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, हमें सिर्फ 2 चीजों से मतलब है। लेकिन बीच में कूद पड़ता है बजटिंग डिपार्टमेंट। अब बजटिंग डिपार्टमेंट क्या बनाता है? प्लान्स। अब बजटिंग डिपार्टमेंट के मुताबिक इस साल 1500 यूनिट बनने वाले हैं, तो बजटिंग डिपार्टमेंट के मुताबिक कितना खर्चा लगने वाला है? 15,000 लगने वाला है। वो उनका क्या है? प्लान। इस 15,000 को बोलते हैं बजटेड कॉस्ट। लेकिन बेटा आपको यह ध्यान रखना है कि आप एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू करते हो,
बजटेड आउटपुट को थोड़ी करते हो। यहां पे आपने कितने यूनिट को वैल्यू किया जल्दी से बताओ। यहां पर आपने 1000 यूनिट को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू किया है, मतलब आपने एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू किया है, हां कि ना। लेकिन बजटिंग डिपार्टमेंट तो अपने प्लान्स बनाता है, क्योंकि उसे पहले पैसों को अरेंज करके रखना है। तो वो उसने प्लान बनाया कि हम इस साल 1500 यूनिट बनाएंगे, हर यूनिट को बनाने में 10 रुपए लगते हैं, तो भाई हमें इस साल 15,000 की आवश्यकता है। तो बजटेड कॉस्ट का मतलब होता है आपको कितने पैसे अरेंज करके रखने, समझ लो। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्टिंग, वो कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में? तो बजटेड आउटपुट की जो कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड टोटल बजटेड कॉस्ट। आपको बात समझ में आ रही है? और मैंने आपको कल ये वाली बात समझाई थी, बजटेड कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में किसी भी काम नहीं आती है। अरे सुन रहे हो कि मेरी बात? मैंने क्या बोला? मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सिर्फ दो ही चीजें आपकी काम की हैं, एक एक्चुअल कॉस्ट और दूसरी एक्चुअल आउटपुट की स्टैंडर्ड कॉस्ट। सिर्फ दो ही चीजें आपकी काम की हैं। जो बजटेड कॉस्ट है वो आपके काम नहीं आएगी। क्यों नहीं काम में आएगी? क्योंकि बजटेड कॉस्ट बजटेड आउटपुट की है, वो प्लानिंग के काम में आएगी, कॉस्टिंग के काम नहीं आएगी। अरे भाई कॉस्टिंग तो उतने ही यूनिट की करोगे ना जितनी तुमने बनाई, और बनाई कितनी? 1000। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मान लो आपने यूनिट्स बनाई 2000, एक्चुअली यूनिट्स कितनी बनाई? 2000। तो आप 2000 यूनिट को वैल्यू करोगे 10 रुपए के हिसाब से 20,000 पे। तो अगर आपका एक्चुअल आउटपुट 2000 यूनिट का है तो आप उस 2000 यूनिट को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू करोगे, तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी हो गई? 20,000। और 11,000 आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, 20,000 आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है। तो जो 9,000 है वो आपका कॉस्ट वेरिएंस है, और वो कहां जाएगा? पी एंड एल में। वो कहां जाएगा? पी एंड एल में। लेकिन आप ध्यान से देखो, मैंने यहां पे बजटेड कॉस्ट का कोई इस्तेमाल नहीं किया। आप देख लो, मैंने कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट का और एक्चुअल आउटपुट की स्टैंडर्ड कॉस्ट का इस्तेमाल किया है। मैंने बजटेड कॉस्ट का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया। तो ध्यान रखना, पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ध्यान रखना कि कॉस्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड टोटल एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है? टोटल बजटेड कॉस्ट मेरे किसी भी काम की नहीं है। बेटा आपको बात समझ में आ रही है? बेटा पॉइंट समझ में आ रहा है? टोटल बजटेड कॉस्ट हमारी किसी भी काम की नहीं है। ये वाली बात मैंने कल समझाई थी आपको, ये वाली बात मैंने लिखवा भी दी थी। फिर मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, याद है? हाँ जी, मैं आपको बता दूं, कल मैंने आप लोगों को एक चार्ट बनवाया था, और मैंने जो चार्ट आपको बनवाया था वो ये रहा, दिख रहा है? हाँ जी, मैंने आपको ये पूरा चार्ट बनवाया था, और मैंने बोला था कि ये पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके। इसलिए बिल्कुल पहले इसको समझो। सुनो, ऐसा समझो, आज अपनी कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। क्या है? बोलो ना, शर्मा क्यों रहे हो? बोलो। आज अपनी कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। ठीक है? मैं कौन हूं साहब? मैं सबसे ऊपर बैठा हूं, मैं हूं मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं कौन हूं? मैनेजिंग डायरेक्टर। नमस्कार करो। नमस्कार सर, हाथ जोड़ के करो। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। तुम गरीब आदमी, छोटे लोग डायरेक्टर, हाँ? तो तुम छोटे छोटे लोग, तुम गरीब लोग हो, डायरेक्टर्स हो। मैं कौन हूं? मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा, अब मैनेजिंग डायरेक्टर सबसे पहले पूछता है, भाई बजटेड प्रॉफिट क्या था? तुमने बोला साहब बजटेड प्रॉफिट था 1 करोड़। सुनना, तुमने मुझे बोला सर बजटेड प्रॉफिट कितना था? 1 करोड़। अच्छा, मैंने बोला बताओ भाई एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? बोले सर 80 लाख, मतलब 0.8 करोड़। अरे तुम समझ तो गए ना, 0.8 करोड़ मतलब 80 लाख होता है। तुम समझ रहे हो ना? ठीक है। अच्छा, तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है 0.8 करोड़, मतलब 80 लाख रुपए। मैंने बोला हो। आप बोलोगे सर क्या हुआ? मैंने बोला 1 मिनट पहले तो ये बताओ भाई 20 लाख का प्रॉफिट कम क्यों हुआ?
हाँ कि ना? मैं पूछूंगा नहीं पूछूंगा? अगर मेरा बजटेड प्रॉफिट था 1 करोड़ का और मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है 80 लाख रुपए का, तो बीइंग अ मैनेजिंग डायरेक्टर मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुमको पूछूं 20 लाख का प्रॉफिट कम क्यों हुआ? हाँ कि ना? अब तुम क्या जवाब दोगे? तुम खुद दिमाग लगा के बताओ यार। 20 लाख का प्रॉफिट कम होने के 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो आपकी सेल कम हुई है या आपके खर्चे ज्यादा हुए। हाँ कि ना? अब अगर आपकी सेल कम हुई है, दैट इज कॉल्ड सेल्स मार्जिन वेरिएंस। समझ में आ रहा है? अगर आपने बोला सर हमारा प्रॉफिट कम क्यों हुआ? क्योंकि हमारी सेल कम हुई है, दैट इज सेल्स मार्जिन वेरिएंस। और अगर आपने बोला कॉस्ट ज्यादा लगी है, तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट वेरिएंस। आपने बोला सर ऐसा समझो, सर 12 लाख रुपए का प्रॉफिट तो इसलिए कम हुआ क्योंकि हमारी सेल कम हुई है, और सर 8 लाख रुपए का प्रॉफिट इसलिए कम हुआ क्योंकि हमारा खर्चा ज्यादा लगा है। मैंने बोला अच्छा। अब मैंने बोला कि भाई 8 लाख रुपए का खर्चा ज्यादा लगा, लेकिन कौन सा वाला खर्चा ज्यादा लगा? तुमने बोला सर 2 लाख रुपए की तो मटेरियल कॉस्ट ज्यादा लगी, 3 लाख रुपए का ओवरहेड ज्यादा लगा, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ज्यादा लगी। सर 2 लाख रुपए का वेरिएबल ओवरहेड ज्यादा लगा। सुनना, या ये लो सर 4 लाख रुपए का वेरिएबल ओवरहेड मतलब बिजली, तो वेरिएबल ओवरहेड मतलब 4 लाख रुपए की बिजली ज्यादा लग गई, ठीक। और सर फिक्स्ड ओवरहेड जो है ये ज्यादा नहीं लगा सर, उल्टे ये तो 2 लाख रुपए कम लगाए। अरे कोई खर्चा कम भी तो लग सकता है, ये जरूरी थोड़ी सब में नुकसान ही होगा। तो आपने मुझे यहां पे कैलकुलेट करके बताया ये कितना हो रहा है, 9, 1 लाख होना चाहिए ना, 1, ठीक। तो आपने मुझे ये बताया कि सर हमारी कॉस्ट 8 लाख रुपए ज्यादा लगी है, जिसमें 2 लाख रुपए मटेरियल का खर्चा ज्यादा लगा, 3 लाख रुपए लेबर का खर्चा ज्यादा लगा, 4 लाख रुपए का वेरिएबल ओवरहेड ज्यादा लग गया। लेकिन सर हमारा फिक्स्ड खर्चा 1 लाख रुपए कम लगाए, तो अल्टीमेटली हमारी कॉस्ट कितनी ज्यादा लग गई, 8 लाख रुपए। तो 8 लाख रुपए का प्रॉफिट ज्यादा, 8 लाख रुपए का प्रॉफिट कम क्यों हुआ, कॉस्ट की वजह से। और 12 लाख रुपए का प्रॉफिट कम क्यों हुआ, सेल्स की वजह से। तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट कितना कम हो गया, 20 लाख रुपए। हां कि ना? तो आप मुझे बताइए, क्या यहां पे मैं पूरी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकता हूं कि मेरे कौन से डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया, कौन से डिपार्टमेंट ने खराब काम किया? हां, अब आप मेरी बात को समझना। मैं क्या करूंगा, मैं सेल्स डायरेक्टर को बुलाऊंगा, मैं बोलूंगा हाँ सेल्स डायरेक्टर इधर आओ। सेल्स डायरेक्टर घबरा जाएगा, हाँ सर हाँ सर। मैं बोला 12 लाख रुपए की सेल कम, तुम्हारी सेल कम करने की वजह से 12 लाख रुपए का प्रॉफिट कम हुआ है। तो वो मुझे रीजन समझाएगा कि सर बाजार में कंपटीशन ज्यादा था, अपनी गुडविल खराब हो गई थी, अपने मार्केट में जो है ये चेंजेस आ गए थे, उस वजह से हमारी सेल कम हुई, उस वजह से हमारे प्रॉफिट पर 12 लाख रुपए का असर पड़ा। ये बता सकता है ना? जब मैं मटेरियल के लिए मैं प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाऊंगा और प्रोडक्शन मैनेजर को मैं बुला के बोलूंगा कि भाई एक बात बता, फैक्ट्री में ये तेरा मटेरियल वेस्ट कैसे हो रहा है? अरे मटेरियल अगर 2 लाख रुपए ज्यादा लग गया, इसका मतलब 2 लाख का मटेरियल वेस्ट हुआ है। 3 लाख की लेबर अगर ज्यादा लग गई, दैट मींस लेबर ने 3 लाख रुपए की वेजेस मेरी वेस्ट हो रही है। 4 लाख रुपए की बिजली अगर मेरी लग गई, दैट मींस मेरी 4 लाख रुपए की बिजली वेस्ट हुई है। तो मैं प्रोडक्शन मैनेजर को बुला के पूछूंगा कि नहीं पूछूंगा कि ये बर्बादी क्यों हुई है? हाँ, तो आप मुझे बताइए, क्या मुझे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए, क्या मुझे इन सभी वेरिएंसेस की अलग अलग जानकारी होनी जरूरी है? जरूरी है ना? और बेटा इसीलिए हम कॉस्ट वेरिएंस टोटल में नहीं निकालते। जैसे यहां पे आपने कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकाला था, टोटल में निकाल लिया था। अच्छा, हमने लिखा नहीं है वो उसमें। हमने क्या किया, कॉस्ट वेरिएंस टोटल में निकाल लिया 1000 रुपए, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। मुझे पता लगाना पड़ेगा मटेरियल कितना वेस्ट हुआ है, लेबर कितनी वेस्ट हुई है, वेरिएबल ओवरहेड मतलब बिजली कितनी वेस्ट हुई है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो बेटा
मैं अब तुमको यहां पे सिखाना शुरू करूंगा। कैसे? पहले मैं तुम्हें सिखाऊंगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं और कैसे एनालाइज करते हैं, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं और कैसे एनालाइज करते हैं, और फिर मैं तुमको सिखाऊंगा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं, फिर मैं तुमको सिखाऊंगा सेल्स मार्जिन वेरिएंस कैसे निकालते हैं, और फिर मैं तुमको सिखाऊंगा रिकंसिलेशन मतलब प्रॉफिट वेरिएंस। रिकंसिलेशन मींस व्हाट? प्रॉफिट वेरिएंस। तो फिर मैं तुमको सिखाऊंगा रिकंसिलेशन। क्लियर है बात? पक्का? अच्छा, तो आइए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे अपना टॉपिक नंबर 3, जिसका नाम है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। वैसे मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है, ये कह सकते हैं मदर वेरिएंस है। मदर वेरिएंस क्यों? क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया तो आगे के सारे वेरिएंसेस का कॉन्सेप्ट इसी पे चलता है। मतलब आप अगर इसके फॉर्मूला आपको याद है तो फिक्स्ड ओवरहेड को छोड़कर बाकी सारे फॉर्मूला इसी पर आधारित रहेंगे। कई बच्चे बोलते हैं सर फिक्स्ड ओवरहेड वाला क्यों नहीं है इस पे आधारित? क्योंकि वो फिक्स्ड है बेटा, और मटेरियल का खर्चा वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो जो वेरिएबल वाली कॉस्ट है वो तो सब सेम चलेंगी, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो डिफरेंट चलेगी। ठीक है? तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को छोड़कर बाकी सारे के सारे वेरिएंसेस इसी पर आधारित रहने वाले हैं। आइए बेटा, सबसे पहला इसका एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। हाँ जी बच्चों, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के 2 रीजन होते हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर 2 रीजन कौन से? बेटा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अराइज होने का पहला कारण होता है डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मैं बहुत गहराई से समझाऊंगा एक एक बात को, लेकिन फिर भी एक बेस बिल्डअप करते हुए चलेंगे। ठीक है ना? मतलब आप लोग अगर कोई बहुत स्पेसिफिकली आपके दिमाग में बात ना बैठे तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बहुत गहराई से समझाने वाला हूं एक एक चीज को, और अगले कई दिनों तक हम ये बेसिक बातें ही डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को गहराई से डिस्कस करेंगे, और मैं हर चीज आपको सामने दिखाता हुआ चलूंगा, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा है डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसका मतलब समझो। सर इसका मतलब क्या है? एक बात मुझे बताओ कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपकी ज्यादा लगी, जितनी लगनी चाहिए थी उससे ज्यादा लगी, इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक, या तो आपने रॉ मटेरियल महंगा खरीदा है, या आपने रॉ मटेरियल की क्वांटिटी ज्यादा इस्तेमाल की है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्वांटिटी ज्यादा इस्तेमाल करने का सिंपल सा मतलब होता है वेस्ट करना। ठीक है? एक बात मुझे बताओ कि अगर एक क्वेश्चन एक पेज में होना चाहिए, लेकिन आपने 1.5 पेज लगा दिया, दैट मीन्स आपने जगह छोड़ छोड़ के लिखा है, दैट मीन्स यू हैव वेस्टेड। तो ओवर यूज का मतलब ही होता है आपने वेस्ट किया है। अगर मान लो ये दीवार बनाने में, पीछे ये दीवार बनाने में अगर मुझे 10,000 ईंटें लगनी है, तो 10,000 ईंटें ही तो घुस सकती हैं इस दीवार में। लेकिन अगर मैंने 11,000 ईंटें लगा दी, दैट मीन्स 1,000 ईंटें दीवार के अंदर तो नहीं लगी भाई, 1000 ईंटें मैंने तोड़ के खराब की हैं। नहीं आ रही बात समझ में? अगर इस दीवार को बनाने में 2 बैग सीमेंट के लगने चाहिए, मैंने 2 बैग सीमेंट की जगह अगर मैंने 3 बैग सीमेंट के लगा दिए, तो पक्की बात है सीमेंट इस दीवार के अंदर तो 2 ही बैग जा सकती है, बाकी की सीमेंट मैंने क्या की है? वेस्ट। मेरी बात को समझ में आ रहा है? तो बेटा, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपको बताता है कि आपने मटेरियल ज्यादा यूज किया है, मतलब आपने वेस्ट किया है। आप मुझे बताओ कि अगर आपने जो माल बनाया, उस माल को बनाने में अगर 10,000 का मटेरियल लगना चाहिए था और आपने रॉ मटेरियल लगा दिया 12,000 का,
दैट मीन्स आपने 2000 का नुकसान किया है। अरे 10,000 का लगना चाहिए था, आपने ये काम 12,000 यूनिट लगा के किया, दैट मीन्स आपने 2,000 रुपए का रॉ मटेरियल वेस्ट कर दिया। अब ये 2,000 वेस्ट करने के दो ही कारण है, या तो आपने इस रॉ मटेरियल को महंगा खरीदा है या फिर आपने ज्यादा क्वांटिटी काम में ली है। अरे समझ में आ रहा है? पहला यूसेज की गलती, दूसरा प्राइस की गलती। महंगा खरीदोगे तो भी नुकसान है, और अगर यूज गलत करोगे तो भी नुकसान है। लेकिन सुनना, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यूज वाली गलती भी दो तरह की होती है। अब आप मुझे बोलोगे सर यूज वाली गलती भी दो तरह की? हां, यूज वाली गलती भी दो तरह की होती है। सर दो तरह की कैसे? एक तो होती है डायरेक्ट मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, और दूसरा है डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस और दूसरा डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। बच्चे मुझे बोलते हैं सर ये कैसी गलती है, ये कैसी गलती है? मैंने बोला तुमको समझाता हूं, इधर सुनो। यूसेज में दो तरह की गलतियां होती हैं। एक, आप रॉ मटेरियल की क्वांटिटी वेस्ट कर दो, एक गलती। दूसरी गलती, आप रॉ मटेरियल को गलत मिक्सचर में लगा दो, गलत रेशो में लगा दो, तो भी आपका नुकसान हो सकता है। बच्चे बोलते हैं सर कैसे? मैंने बोला तुम कभी मथुरा गए हो? देखो मैंने तुम्हें एक बात पहले ही समझा दी थी, इसमें ज्यादा मतलब मैं अभी आपको ऊपर ऊपर से बातें समझा रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि जो चार्ट मैं बना रहा हूं ये समझ में आना चाहिए कि मैंने लिखा क्या है, ठीक है? बाकी गहराई से तो मैं अभी अथाह गहराई में लेके चलूंगा तुमको, ठीक है? हम बहुत डिस्कशन करेंगे, मतलब इन दोनों के ऊपर अपन एक पूरा लेक्चर डिस्कशन करेंगे, इतना डिस्कशन करना अपने को। लेकिन अभी फिर भी बेसिक बात तो अपने दिमाग में रख ले। बेटा मेरे को 100 किलो लगाना था, मैंने 120 किलो लगा दिया, तो भाई 20 किलो रॉ मटेरियल मैंने वेस्ट किया है। ये 20 किलो का जो वेस्टेज है ना, इसे कहते हैं सब यूसेज वेरिएंस, सब यूसेज वेरिएंस। लेकिन एक और नुकसान, यूसेज में एक और तरह की गलती होती है और वो है मिक्सिंग मिस्टेक। क्या बोलते हैं? मिक्सिंग मिस्टेक, मिक्सिंग मिस्टेक। सर ये क्या होता है मिक्सिंग मिस्टेक? मैंने बोला सुनो एक बात समझना, तुम्हें पता है मावा कितने रुपए किलो आता है? 300 रुपए किलो। बेटा तुम्हारे वहां पे तो वो केमिकल वाला आता ना बेटा, नकली। असली की बात कर रहे हैं हम। कहां पे? बेटा खैरतल, अलवर खैरतल में तो 99% मावा नकली बनता है। अच्छा 200 रुपए किलो ही है? मुझे लग रहा है तुम्हारे अंदर भी एक हलवाई तो जिंदा है। नहीं सर 200 रुपए किलो। अच्छा चलो मान लिया, सुनो सुनो, मान लो मावा 200 रुपए किलो है, ठीक है? अच्छा अब तुमको पता है, तुम कभी मथुरा गए हो? मथुरा नहीं गए ना तुम? मथुरा कभी मथुरा जाना, मथुरा जाओगे तो वहां पे तुम्हें बर्फी मिलेगी 120 रुपए किलो। अब तुम सोचो कि अगर मावा 200 रुपए किलो है तो बर्फी 120 रुपए किलो कैसे हो सकती है? वो तुमको खाते ही पता चल जाएगा। बताता हूं क्यों। जैसे अपन शहरों में मिठाई खरीदते हैं तो शहरों में क्या होता है, 1 किलो मावा लगता है और 1 किलो चीनी लगती है, ठीक है? और ऐसा करके 2 किलो बर्फी तैयार होती है 220 रुपए की कॉस्ट की। और पता चलता है 1 किलो की कॉस्ट क्या बैठी? 110 रुपए। समझ लो। लेकिन जानते हो वहां मथुरा में क्या होता है? मथुरा में 1 किलो मावा लेंगे 200 रुपए का, उसके अंदर 3 किलो चीनी डालेंगे 60 रुपए की। तो भाई साहब उनकी बर्फी कितनी बनती है? 4 किलो। और उनकी 4 किलो बर्फी की कॉस्ट आती है 260 रुपए।
तो 1 किलो की गिनो ना, 85, 65, 65। आप समझ रहे हो? अब आप कभी मथुरा जाकर के वहां की बर्फी टेस्ट करना, आपको सिर्फ चीनी का टेस्ट आएगा, मावे का तो स्वाद ही नहीं आता है। पता आपको, मावे का कोई स्वाद नहीं आता। अब आप ये समझो कि अगर मान लीजिए जयपुर की अच्छी मिठाइयों की दुकान अगर ये प्रपोर्शन फॉलो करती है तो उनकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने महंगी चीज और सस्ती चीज दोनों बराबरी में लगाई है। महंगा रॉ मटेरियल मावा, सस्ता रॉ मटेरियल चीनी, दोनों उन्होंने इक्वल रेशियो में लगाई है, 1:1, तो उनकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। और जो मथुरा वाले हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो मावा और चीनी लगा रहे हैं 1:3 के रेशियो में। वो महंगा वाला रॉ मटेरियल लगा रहे कम और सस्ता वाला रॉ मटेरियल लगा रहे 3 गुना। तो ऑब्वियस बात है उनकी कॉस्ट क्या आती है, कम, और वो सस्ते में भी बेच के ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यहां पर, मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि क्या रेशो की गड़बड़ी करने से लागत में असर आता है? हां, आता है ना। अब उसी तरीके से यहां पर मान लो फैक्ट्री के केस में भी रेशो की गड़बड़ी हो सकती है। अब प्रोडक्शन मैनेजर ने अगर महंगा वाला रॉ मटेरियल ज्यादा लगा दिया और सस्ता वाला रॉ मटेरियल कम लगा दिया तो क्या मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी? तो आप मुझे बताइए, क्या मेरी कॉस्ट रेशो गड़बड़ होने से भी बढ़ सकती है क्या? अरे सुनो ना, एक दिन क्या हुआ, एक नया हलवाई मेरे पास आया। उस नए हलवाई ने क्या किया, 1.5 किलो तो लगा दिया मावा और आधा किलो डाल दी चीनी। ठीक, 1.5 किलो मावा हो गया 300 रुपए का और आधा किलो चीनी हो गई 10 रुपए की। तो मेरी जो 2 किलो मिठाई की कॉस्ट है, जो पहले 220 आया करती थी, वो वही 2 किलो मिठाई है, लेकिन कॉस्ट कितनी हो गई, 310। अरे सुनो, मेरे हलवाई ने रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं किया, देख लो, 2 किलो की जगह 2 किलो ही लगाया है, लेकिन फिर भी मेरी कॉस्ट बढ़ गई। क्यों? अरे समझ रहे हो क्या? मेरे पास जो नया हलवाई आया उसने 2 किलो की जगह 2 किलो ही